हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? कल का मेरे ख्याल से करके देख लिया होगा आप लोगों ने। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ मैं। अच्छा, अब देखिए ज़रा इधर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कितने प्रिपरेशन कल हम लोगों ने शायद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट किया शायद, है ना। हाइड्रोकार्बन्स वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कल पूरा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपने कितने प्रिपरेशन हो गए? टोटल 5 प्रिपरेशन। उसमें फर्स्ट हो गया फ्रॉम एल्कोहल्स, काफ़ी बड़ा था वो, उसी को 2 लेक्चर लग गए। फिर सेकेंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। यहाँ तक अपना हो गया था शायद। हाइड्रोकार्बन हेलोजन एक्सचेंज कल हमने 2 ले लिए है ना। तो आज हम करेंगे आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे सैंडमेयर। आज प्रिपरेशन मेथड्स पूरे कंप्लीट करेंगे और उस पर बेस्ड फिर एमसीक्यूज प्रिपरेशन में। तो अब देखते हैं हम लोग फोर्थ मेथड। यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए जरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। और ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये 2 टाइप के हैं। एक तो हम बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है न्यूट्रल। सेकंड हम क्या लेते हैं यहाँ पर? न्यूट्रल लेते हैं। न्यूट्रल ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब सारे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे आपके, ठीक है। अब जैसे आप बोलते हैं कि H+ ये आ जाएगा, उसके अंदर C+ भी आ जाएगा, NO2+ भी आ जाएगा जो हम लेते हैं, फिर Cl+, Br+, ये सब जितने पॉजिटिव चार्ज है आपके, ये सब किस में जाएंगे? आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल में क्या होते हैं? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जैसे कि BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये इसमें आ जाएगा BF3, है ना, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। वैसे और बहुत सारे, जैसे कि BeCl2, ठीक है, ZnCl2, FeCl3, एक तो ये आएंगे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दूसरा, इसमें 3 कैटेगरी, एक तो पहले ये हो गई आपके ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। दूसरा आपको याद रखना है जिसके पास डी ऑर्बिटल, जैसे कि PCl5 डी ऑर्बिटल, ये ऐसे आ जाएंगे, SnCl4 जो भी है। और एक ऐसा कैटेगरी जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में देखो 2 बार मल्टीपल, SO3, ये जो आपको यूज़ करने वाले जो लगेंगे ना वही लिखे हुए। 3 कैटेगरी इसके अंदर न्यूट्रल में। एक तो सेंटर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे BF3, बोले इनकम्प्लीट क्या है सर? देखो BF3, तो BF3 लिखा मैंने, BF3, ये देखो ऐसा। तो इसके हम अगर इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं इसका, तो ऐसा लिखता हूँ मैं, डॉट ए क्रॉस। देखो बोरॉन के आउटर शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 लेस देन 8, ऐसा इनकम्प्लीट। सबका ऐसे रहेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे बेरिलियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिंक का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना, आयन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर फॉस्फरस, इसके डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, देखो ना, इसका फॉस्फरस 15, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख के देखते हैं फॉस्फरस का आपको मैं बताता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, कितना हो गया? 2 2 4 6 10 12 और 3 15 है ना इसका अटैक नंबर, देखो ऐसा लिखेंगे। अब देखो 3d इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, देखो थर्ड एज लेवल लग गया, जिसमें 3s भी आ गया कि डी ऑर्बिटल इसके अंदर, क्योंकि p और d होते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए अभी इसका डी ऑर्बिटल, इसके लिए ये भी आपका किस में जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल्स में। अब CO2 मल्टीपल बॉन्ड है CO2 में, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, SO3 S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे आते हैं सारे, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने आपको 11 के थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर दिए। मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब मैं ओरली बोल रहा हूँ, उसको वीडियो को बार देखेंगे तो आपको वर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तो थोड़ा और टाइम बढ़ जाएगा, उसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब कि द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, ये सब यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल में BF3 ज़्यादा यूज़ मिलेगा आपको, PCl, फिर आपको मिलेगा CO2 SO3, ये ज़्यादा मिलेंगे आपको यूज़, ठीक है ना। चलिए अब ये सब ऑर्गेनिक में मिलेंगे आपको धीरे धीरे। तो इतना थोड़ा सा बता दिया, इसके अच्छे नोट्स बना लीजिए अभी आप,
ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल लिखिए, लिखिए ना, इसको नहीं मालूम लिखो वहाँ पर आप, अच्छा जितने बार लिखेंगे उतना बड़ा होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप रजिस्टर और पेन रेडी रखिए, जो भी यहाँ पढ़ाता हूँ उसको लिखिए। मैं कैसे बोल रहा हूँ, लिखिए, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आराम से लिखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से होगा। फिर बाद में फेयर करना, डबल पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अरिल फ्लोराइड लिया मैंने इसे वाला फ्लोराइड, तो ये तो बनता ही नहीं डायरेक्ट फ्लोराइड्स, तो आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ अरिल फ्लोराइड्स। तो आपको याद रखना है कि फ्लोरीन कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, तो मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि अरिल फ्लोराइड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है ना, तो ये छोड़ दो, ये खत्म हो गया, एक प्रिपरेशन आपका वर्ड्स में चले जाएगा। अब सेकंड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अरिल क्लोराइड्स। अब यहाँ से शुरुआत हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अरिल क्लोराइड्स, अब ध्यान दीजिए, ये बना सकते हैं अभी। ठीक है, अल्केन में हम बना चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपको याद आता है। इसमें देखो मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन लिया, क्योंकि बेंजीन और उसका डेरिवेटिव दोनों लेके बताने वाला हूँ। बेंजीन लिया, इसको मैंने क्लोरीन से रिएक्ट किया, एक्चुअली जिन्होंने 11th में किया उनको याद आ रहेगा, क्लोरीन से रिएक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर हमको लेना पड़ेंगे कैटलिस्ट, या तो आप लेंगे यहाँ पर क्या आयन पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे FeCl3, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर AlCl3, तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। आयन पाउडर या फिर फेरिक क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं। और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले देता हूँ मैं, और देखो ऐसा, तीनों में से कोई एक लेना है। ठीक है, तो कैटालाइटिक होना चाहिए कैटलिस्ट की वजह से। तो ये जो रहते हैं ना FeCl3 या AlCl3, ये क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के H को, यहाँ पे 6H है, H कोई भी H सिमेट्रिकल कोई भी निकाल सकते हैं आप। मैं कोई एक H को निकाल देता हूँ इसमें से। तो दिखने के लिए हम क्या, अच्छा दिखने के लिए हमने क्या, तो ऊपर का H, यहाँ के H को निकालना है, मतलब यहाँ के H को हमने निकाल दिया है। वो ये H निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन बन गया क्लोरोबेंजीन, और यहाँ का H और यहाँ का बचा हुआ क्लोरीन कंबाइन करके बन जाएगा HCl, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये देख लीजिए क्लोरोबेंजीन। हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव ज़्यादा देते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको वर्ड्स पे लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं, मैंने आपको पहले से समझाता रहा हूँ। बेंजीन reacts with chlorine in the presence of iron powder और ferric chloride और aluminium chloride। ये क्या है, ये दोनों, ये लेविस एसिड है, याद रखना है, लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स भी है, और ये लेविस एसिड भी है, हेलोजन कैरियर भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है, हेलोजन कैरियर, लेविस एसिड। ठीक है ना, ध्यान समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या, इनका रोल पूछते हैं, तो इनका रोल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, बताऊंगा मैं आपको। तो अभी याद रखना, बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई एक लीजिए, जैसे FeCl3 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक ही ले लेते हैं, कोई एक ही वर्ड्स में लिखते टाइम, नहीं तो फिर आप इसके कोई डेरिवेटिव ले सकते हो। डेरिवेटिव बता दूं, इसी में कर दूं क्या करेक्शन। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, टोलुइन ले लिया। अभी ये टोलुइन बोलते हैं इसको हम लोग, टोलुइन सही नाम है, नहीं तो मिथाइल बेंजीन भी चल जाएगा, लेकिन सही नाम इसका टोलुइन है। टोलुइन लिया तो क्या होगा, टोलुइन लिया तो यहाँ पर CH3 है ये, तो टोलुइन कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये ऑर्थो का H और पैरा का H रिप्लेस होगा, यहाँ का H रिप्लेस होकर इधर आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाएगा। ऐसा दो यहाँ मिक्सचर बनता है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा का मिक्सचर। देखो यहाँ पर क्लोरीन आ गया, रिएक्शन बैलेंस करने ऐसे लिखा तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, इसको हम क्या बोलेंगे 1 2। ठीक है, इसको अब हम क्या बोलेंगे 2 क्लोरोटोलुइन, या फिर इसको अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम डिपेंड करता है वो किस कैसा ले रहे हैं आप यहाँ पे। तो इसको टोलुइन बोलेंगे, तो इसको क्या लेंगे 2 क्लोरोटोलुइन, 2 क्लोरोटोलुइन। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे तो हम इसको ऐसे लेते हैं 1 2 3 4, इसको लेंगे क्या 4 क्लोरोटोलुइन, 4 क्लोरोटोलुइन। अब पैरा जो प्रोडक्ट होते हैं, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, हमेशा याद रखना है आपके इसमें, पैरा ऑर्थो नहीं होगा। ऑर्थो तभी मेजर होता है जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, यहाँ पे नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन होना चाहिए। H के साथ में, H तो होगा कहीं यहाँ या इधर कहीं H होगा, H क्या करेगा, वो दूसरे के साथ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर।
तब होगा इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, तब वो मेजर होता है। अभी जनरली पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होगा, बताएंगे अब जैसे धीरे धीरे जाएंगे आगे हम उसके और कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। देख लीजिए, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, टोलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी ले सकते हैं, आपको लेना है, टू फॉर्म 4-क्लोरोटोलुइन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम में आप, 4-क्लोरोटोलुइन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर कॉमन नेम लिखना है तो फिर ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, इसको लिखेंगे पैराक्लोरोटोलुइन, चलता है, ठीक है ना। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अरेल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ अरेल क्लोराइड, अराइल नहीं, ये अरेल है, अरेल क्लोराइड, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन अब इसमें, देख लीजिए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अरेल ब्रोमाइड, प्रिपरेशन ऑफ अरेल ब्रोमाइड, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अरेल ब्रोमाइड्स। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन, लिया बेंजीन को हमने किससे रिएक्ट किया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अच्छा, आपको वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो मालूम है कि आपको, उसका मैंने जो FeCl3 बताया था थोड़ा सा आपको। जैसे अभी क्लोरीन लिया, मैं इसके पहले का बता रहा हूँ, एक मिनट पहले इसको ऐसा करता हूँ। प्रिपरेशन अरेल क्लोराइड का ही थोड़ा सा ये वाला बताता है, 11th का टर्म, इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसको मालूम है, अच्छी बात है, इसको नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। क्लोरीन को किससे रिएक्शन किया, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ClCl, ठीक है ना। अब इसको रिएक्ट किया, मान लो FeCl3, या फिर इसकी जगह पे आप ले सकते हो AlCl3 भी ले सकते हैं आप, चाहो तो ऐसा कोई भी ले सकते हैं, दोनों के साथ बता दूंगा आपको, घबराइए मत। अब देखिए क्या होगा, अगर आपने FeCl3 है तो यहाँ से क्लोरीन निकल के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो क्लोरीन पे आ गया प्लस चार्ज, मतलब क्लोरोनियमाइन बन गया, और यहाँ पे आ गया आपका FeCl4, इस पे माइनस। अगर आपने AlCl3 लिया तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AlCl4, ऐसा हो जाएगा, माइनस चार्ज, चलता है, दोनों से कोई भी ले सकते हैं आप। पाउडर लिया तो फिर वो कैटलिस्ट जैसा हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा आपसे। तो अब ये ऐसा हो जाएगा, तो क्लोरोनियम आयन, ये बना आपका क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, और ये कैसे एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, देखो पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल, देखो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, दूसरे बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। देख लीजिए, क्लियर है। तो थोड़ा ये 11th का भी बचा रहे, तो वही बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़े, अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ, चलेंगे, चलो बढ़िया ना, थोड़ा सा तो अच्छे कामों के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी। अराइल ब्रोमाइड्स, अभी वो आ गया, तो अब ये भी फटाफट आ जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी दोनों में। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे लिया बेंजीन, लिया बेंजीन को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ वही सेम आयन पाउडर, ठीक है ना। या तो फिर अभी कोई एक ही लेता हूँ मैं, FeBr3 ऐसा लिया, ठीक है। या फिर आपने इसकी जगह पे क्या लिया, और आपने यहाँ पे लिया AlBr3, करस्पॉन्डिंग लेते, वहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरीन ले लेते, अब ब्रोमीन था तो ब्रोमीन लेते, FeBr3 AlBr3, तो फिर आयन पाउडर भी चल जाएगा, और आयन पाउडर भी चल जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, ब्रोमोनियम आयन, मतलब ये तो जनरेट करेंगे ब्रोमोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन इस H को रिप्लेस करेंगे, यहाँ के H को रिप्लेस करेगा, देखा, बेंजीन के H, कोई भी H को, वो अच्छा दिखने के लिए ऊपर लिखते हैं जनरली, क्योंकि वो बहुत बढ़िया दिखता है उससे। तो यहाँ के H को रिप्लेस करके ब्रोमीन आ गया, ब्रोमोनियम आयन रिप्लेस करके H को रिप्लेस किया हुआ, तो बन गया ब्रोमो बेंजीन, ये बन गया आपका क्या, ब्रोमो बेंजीन फॉर्म हो गया यहाँ पे, ब्रोमो बेंजीन प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा HBr, बाकी बचा हुआ, ऐसा मीन्स बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, खत्म, कोई एक लिख देना, या फिर AlBr3 या फिर आयन, जो आपको लिखना लिख सकते हो, लेकिन दो यूज़ किया तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, ये मैंने टोलुइन लिया, अब यहाँ पर टोलुइन क्या ले लिया, यहाँ पे टोलुइन ले लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड को हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें से कोई भी एक लेना है कैटलिस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक ही लिखता हूँ, अच्छा दिखता है, जरा एक लिखा। अब यहाँ पे टोलुइन है तो BCH3 है, अब यहाँ का ऑर्थो का H रिप्लेस करके ब्रोमीन आ गया है, ठीक है, पैरा का H रिप्लेस करके ब्रोमीन आ जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे ब्रोमीन, ये देख लीजिए, हो गया,
बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखा तो चल जाता है। इसका नाम क्या जाएगा, 2 ब्रोमो टोलुइन, 2 ब्रोमो टोलुइन, ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ऑर्थो हमेशा माइनर रहेगा अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो यहाँ पर रहेगा आपका, नंबरिंग कर देता, आपको नंबरिंग से क्लियर हो जाएगा। 4, ये 1 2, ठीक है। इसका हो जाएगा 4 ब्रोमो टोलुइन, और ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये ज़्यादा बनता है। मेजर क्यों बोले, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, 90+ रहती है, उसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है ना। अगर हमने एक एप्पल को ऐसे थोड़ा सा कट कर दिया, इधर ज़्यादा इधर थोड़ा, तो ये मेजर प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट, वैसा हो रहा है। ये मेजर ज़्यादा दिखता है। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट था उससे देखें तो यही ज़्यादा दिखेगा आपको, ये मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं, ऐसा याद रखिए आप। तो हो गया, लिखना कोई हार्ड नहीं है। टोलुइन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, मतलब फेरिक ब्रोमाइड, टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमो टोलुइन एंड 4 ब्रोमो टोलुइन, एंड 4 ब्रोमो टोलुइन इज अ मेजर प्रोडक्ट। ऐसा पूरा इंडिकेट कर सकते हैं, या वर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया तो मेजर चल जाता है। ठीक है कि नहीं, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बताता हूँ आपको मैं, इसका यहाँ पर ही ब्रोमीन ऐसे लिया, देखो Br2 लिया ना, Br2 ऐसे लिखा, प्लस यहाँ पे मेरे FeBr3, ठीक है। अब देखिए, अब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पे अटैच हो गया, तो FeBr4 और यहाँ पे Br प्लस, क्या आ गया, Br प्लस, यहाँ पे आ गया FeBr4, माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, ये ब्रोमोनियम आयन, क्या बन गया, ब्रोमोनियम आयन। ये कैसे यूज होगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि ये ब्रोमोनियम आयन क्या कर रहा है, बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, उसलिए ये क्या हो जाए, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन बोलेंगे शॉर्ट में, ESR रिएक्शन। बराबर है कि नहीं। इसको क्यों बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग रिप्लेस्ड बाय ब्रोमोनियम आयन, देयरफॉर इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इजी है ना। चलो आगे बढ़े, अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अरिल आयोडाइड। अरिल आयोडाइड समझते हैं हम इसको, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर भी। अरिल आयोडाइड, ये डी देते हैं, अरिल आयोडाइड, ठीक है। अब देखते हैं अरिल आयोडाइड्स। तो देखो अभी यहाँ पर हमने लिया है बेंजीन रिंग, लिया मैंने बेंजीन को, मैंने रिएक्ट किया आयोडीन के साथ, ठीक है। आप जरा देखिए जरा, देखिए अभी, अब आयोडेशन, डायरेक्ट आयोडेशन इज नॉट पॉसिबल, ध्यान देना। अब मैं रिएक्शन लिखा है, देखो आयोडीन से H को रिप्लेस किया, बन गया आयोडोबेंजीन बन गया, और HI। अब ये जो HI यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। HI क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करता है, इसको फिर से रिएक्शन करेगा, मतलब इसको क्या कर रिड्यूस कर देगा, तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब देखो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, अब ध्यान सुनना, रिवर्स का सुन लेना। डायरेक्ट आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल, ध्यान देना जरा, डायरेक्ट आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू strong reducing agent which makes reaction reversible, आ रही बात समझे। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि डायरेक्ट आयोडेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल। क्लियर है। और वो वर्ड्स लिखकर ये रिएक्शन लिख देना अगर आप नोट्स बनाते टाइम। मैंने कहा डायरेक्ट आयोडेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI विच मेक्स रिएक्शन रिवर्स। इतना वर्ड्स लिखकर ये रिएक्शन लिखना। डायरेक्ट आयोडेशन इज नॉट पॉसिबल। इसके पहले हमने पढ़ा था फ्लोरीन नहीं बनता था, लेकिन वो डायरेक्ट आयोडेशन नहीं बना, वो बनता ही नहीं है, मतलब फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन होता ही नहीं है। तो अभी आपसे क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को MCQs में कि डायरेक्ट आयोडेशन इज नॉट पॉसिबल, तो किस में डायरेक्ट आयोडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें नहीं है। और वो बोलेगा कि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो बोलेगा अरेल फ्लोराइड्स नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, अरेल फ्लोराइड हेलोजिनेशन से नहीं बनता है। डायरेक्ट आयोडेशन किसमें पॉसिबल, इसमें डायरेक्ट नहीं है, ये बनता है, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना स्ट्रॉन्ग, अब इसको ये रिड्यूसिंग है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग लेना पड़ता है, नहले पे दहला,
तब जाके ये होता है। अब देखते जरा, अभी ये क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है? तो डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI विच मेक्स रिएक्शन रिवर्सिबल। उतना वर्ड्स लिख के ये रिएक्शन लिख देना, हटा दूं। अब कैसे बनाएंगे आयोडोबेंजीन? डायरेक्ट आयोडीनेशन तो हो नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, आपको लेने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? या तो आप लेंगे यहाँ पर आयोडिक एसिड HiO3, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, या फिर आप ले सकते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करते हैं HI को क्या डिस्ट्रॉय कर देगा और रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। देखिए अब मैं यहाँ पे तीनों के एक एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ। अभी देखिए, अब देखो अब कैसे बनाना है। अब मैंने लिया बेंजीन, लिया उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले लेता हूँ मैं HgO। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आप देख लीजिए मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रिवेंट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। देख लीजिए, अब आयोडीन ने क्या किया? बेंजीन के H को रिप्लेस कर दिया, बन गया आयोडोबेंजीन। चलिए बन गया भाई आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब क्या होगा? Hg इस आयोडीन से रिएक्शन करेगा और यहाँ से जो H रिप्लेस होगा वो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा, तो बन जाएगा वाटर। मतलब यहाँ बनेगा आपका Hg आयोडीन साथ HgI2 और एक ऑक्सीजन है, तो किसको वाटर बनाने कितने हाइड्रोजन लगेंगे? दो H2O। अब दो हाइड्रोजन, मतलब आपको यहाँ से दो H को रिप्लेस करने पड़ेंगे, उसको ट्वाइस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, है ना। दो H निकल के दो आयोडीन, यहाँ दो आयोडीन, यहाँ पे दो, चार आयोडीन, तो आयोडीन को बैलेंस कर दिया, 4 2 2 4, ठीक है। और दो हाइड्रोजन वाटर को यहाँ से मिल गए, एक ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया इक्वेशन। देख लीजिए, तो अभी देखो आपको याद रखना है कि आयोडोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ आयोडीन ऑन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ले सकते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, विच डिस्ट्रॉय HI एंड प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन। हो गया, वर्ड सुन लेना मेरा, फिर से एक बार बोलूंगा, अभी हर रिएक्शन बोलने वाला हूं मैं। हो गया। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया दूसरा, क्या लेता हूँ यहाँ पर मैं HiO3 लिया, आयोडिक एसिड ले लिया मैंने, इसका नाम क्या है? आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड ले लिया मैंने यहाँ पर। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेम हो रहा है। अभी बैलेंसिंग बाद में करनी पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पर आयोडीन ने H को रिप्लेस किया, बन गया आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर आयोडीन है, ऑक्सीजन है और बाकी, तो मतलब अब यहाँ वाटर बनेंगे, वाटर बनने के चांसेस है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ से H निकल रहा है, तो 3 ऑक्सीजन है, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन कितने? 3 है, ये वो ऑक्सीजन को बैलेंस किया। हाइड्रोजन कितना? 3 2 6, 6 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ से कितने आएंगे? 5 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, तो इसको 5 करना पड़ेगा, तो आयोडीन कितना हो गया? 5 है ना, 5, मतलब यहाँ पर 1 है, तो मतलब यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, बैलेंस। देख लीजिए कैसे करो बैलेंस। ऑक्सीजन है कि 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल फिक्स है, ऐसा देखा करो अभी। तो उसके लिए हाइड्रोजन कितने लेंगे? 6 में से एक यहाँ पर है, 5 यहाँ से आएंगे, हो गया बैलेंस। तो फिर यहाँ 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 आयोडीन है, तो एक आयोडीन यहाँ पर है, 4 यहाँ से आ गए, हो गया 2 2 4। क्लियर है? चलिए अब तीसरा, अब इसको वर्ड्स में फिर से बोलता हूँ। देखो, बेंजीन रिएक्ट्स विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड टू फॉर्म आयोडोबेंजीन। तो आयोडिक एसिड क्या कर रहा है? आयोडिक एसिड डिस्ट्रॉय HI एंड प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। हर सबके साथ 12 बोल रहा हूँ। अब तीसरा लेता हूँ मैं अभी, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देख लीजिए, थर्ड लेता हूँ। अब यहाँ पे लिया मैंने HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया, ये भी क्या है? ये तो मालूम है आपको, नाइट्रिक एसिड। आप देख लीजिए, आयोडीन से H को रिप्लेस किया, आयोडोबेंजीन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल फिक्स है, चलो प्लस। अब यहाँ नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो नाइट्रोजन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बनाएगा, तो मतलब कितने? 3 2 6 और 3 9 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने? 1 है, तो यहाँ से 8 चाहिए, तो 8 डाल दिया, ये हो गया 8 आयोडीन, तो 4 2 8 हो गया बैलेंस। अब आ गया समझ में कैसे करना है। तो बेंजीन को हमने रिएक्ट किया आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड to form iodobenzene, and nitric acid is a strong oxidizing agent which destroy HI and prevent backward reaction। हो गया? यस, इतना डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं, आप देख सकते हो,
मैंने फर्स्ट जब बनाया था मैंने उसके अंदर पीडीएफ डाल के रखी है, जो नए बच्चे उनके लिए बताता हूँ, बुक की पीडीएफ है, फर्स्ट देख लीजिए जहाँ मैंने बताया स्टार्ट जहाँ से किया है मैंने, ये 12th का। आप मेरे जो 12th महाराष्ट्र वहाँ जाके देखिए, आपको सारे मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट, मतलब 4th प्रिपरेशन मेथड फिनिश्ड हो गई है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, अब लास्ट है सैंडमेयर्स। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर, सैंडमेयर्स मेथड, सैंडमेयर्स मेथड। ओके, या सैंडमेयर्स रिएक्शन भी बोला तो चलेगा, इसको रिएक्शन, आपके टेक्स्ट बुक पर रिएक्शन लिखा हुआ है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। चलिए चलता है, कुछ नहीं होता उससे। सैंडमेयर है ना, खत्म। नाम है साइंटिस्ट का, सैंडमेयर क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। जैसे मेरा नाम सुनील है, सुनील शिंदे, वैसा उनका साइंटिस्ट का नाम क्या है, सैंडमेयर है। तो अभी आपको बहुत अजीब अजीब नाम सुनने मिलेंगे, गटरमैन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने मिलने वाली है अभी धीरे धीरे आगे, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन ऐसे है। तो अब सैंडमेयर में ज़रा देखते हैं पहले क्या होता है, ज़रा देखिए ज़रा इधर अभी। तो पहले सैंडमेयर मतलब डाइजोबेंजीन से बनाना पड़ता है इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहले उसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, वो एक्स्ट्रा है। ये आपको चैप्टर जो रहेगा, एक चैप्टर आपके इसमें है, आपका एक अमाइंस करके एक चैप्टर है, वहाँ डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ना है, उधर आपको इस चैप्टर को पढ़ने मिलेगा। 13.6 में दिया हुआ है, वो 13 नंबर का चैप्टर है। तो देखिए पहले बना के दिखा, तो यहाँ पे मैं लिया एनिलीन, लिया NH2 लगाया, तो इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। इसको हमने नाइट्रस एसिड रिएक्शन किया, मतलब HNO2, और ये किससे प्रोड्यूस होता है, ये अनस्टेबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, याद है आपको, HBr, ये सब क्या होते हैं, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसको हम बनाते हैं सिच्चू रिएक्शन से। देखिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl ले लिया है, ठीक है, और टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन ले लिया। कोल्ड कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस है कोल्ड कंडीशन। इन दोनों के रिएक्शंस ये बनेगा, बना के दिखा देता आपको मैं। यहाँ पे लिया मैंने NaNO2 प्लस HCl गिव्स, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा आपका NaCl बन गया है, और HNO2, ये देख लीजिए बन गया कि नहीं, देख लीजिए ये बना देगा नाइट्रिक एसिड। इंटरमीडिएट दोनों की रिएक्शन ये बनेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ के जो है ना, अभी इसको डायरेक्ट लिखा तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डायरेक्ट कर लीजिए इसको। तो यहाँ के दोनों H को रिप्लेस करके, एक नाइट्रोजन से रिप्लेस होगा और एक क्लोरीन से होता है, ऐसा रहता है। तो N पे प्लस चार्ज, N2Cl माइनस, ये बनेगा। बैलेंस करने के लिए फिर मुझे यहाँ पर H से लिखना पड़ेगा इधर, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम ग्रुप जो ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N, ये ग्रुप होता है बीच में, N2 लिखा ना, ऐसा रहेगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजो ग्रुप, ये डाइजो ग्रुप है, डाइजो ग्रुप। कुछ नए नाम आएंगे, देखते जाइए, डाइजो ग्रुप बोलेंगे, उसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसका पूरा नाम। अब इसको, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजोटाइजेशन, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको, डाइजोनियम सॉल्ट जनरल। जैसे अल्काइल ग्रुप, अल्किल ग्रुप, अरेल ग्रुप, वैसे इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट जनरली। तो इस प्रोसेस का नाम है डाइजोटाइजेशन। क्या बोल सकते हैं प्रोसेस को हम लोग, डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन ऐसा नाम दे सकते हैं इस प्रोसेस को, डाइजोटाइजेशन। फॉर्मेशन और डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। ये थोड़ा सा बेसिक है, तो ये आपको 13 चैप्टर में काम आने वाला है पूरा। उधर का बहुत सारा पॉइंट अभी क्लियर होगा। यहाँ जितने पढ़ने वाले हो 13 चैप्टर, यहाँ आपके टेक्स्ट में नहीं दिया, बोलेगा 13 चैप्टर से देखो, बोलेगा 13.6 में लिखा है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको वो चैप्टर जाके देखना पड़ेगा, और उसमें जाके देखेंगे तो उसमें टेबल ही बनी हुई डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ ये प्रिपरेशन। तो एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एट कोल्ड कंडीशन या इन कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन क्या है, 273 टू 278 केल्विन। फिर से बोलूँ क्या, एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है ना, इन कोल्ड कंडीशन टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
क्लियर है बिल्कुल। सिचू रिएक्शन है ये, सिचू रिएक्शन, C2 रिएक्शन बोलते हैं, C2 सिचू जैसा कुछ चलता है, कुछ नहीं होता उसका। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई, ये तो बेसिक क्लियर किया इसका। डाइजेनस सॉल्ट कैसे बनता है, अब डाइजेनस सॉल्ट से बनने वाला है अल्किल, अरेल क्लोराइड, अरेल ब्रोमाइड, अरेल आयोडाइड जैसा बनने वाला है। देखिए अब तो यहाँ पर हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम ले लिया, देख लीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। ओके, अब प्लस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एरो पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ CuCl+HCl ऐसे ले, इसका मिक्सचर लेना होता है। क्यूप्रस क्लोराइड ऐसे ले लिया है, तो यहाँ से क्लोराइड इस पूरे ग्रुप को निकाला, मतलब यहाँ से नाइट्रोजन तो उड़ने वाला है, नाइट्रोजन बिल्कुल यहाँ से निकल जाएगा 100। जब भी डाइजेनस सॉल्ट लिया तो N2 ग्रुप निकाल दो, इसमें क्लोरीन यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ के क्लोराइड आयन ने इस पूरे ग्रुप को, डाइजो ग्रुप बोलते हैं इसको, डाइजो ग्रुप, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। और क्या, नाइट्रोजन गैस 100% निकलेगी, बाकी कुछ बैलेंस नहीं करेगा, क्योंकि वो Cl निकल के फिर से उधर आएगी, ये फिर से ऐसे बन जाएगा, तो उसको नहीं कर। ये कैटलिस्ट है, रिएजेंट नहीं है, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, साइड में रिएक्शन लेते हैं, बन गया क्लोरोबेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन हो गया। तो क्या होना है, बेंजीन मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन विथ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नहीं लिख रहा हूँ ऊपर हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन नहीं लिखा मैंने। ठीक है, चलेगा ना, अभी तो डायरेक्ट। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, थोड़ा चेंज करना। यहाँ पे Br ले लिया है और इधर Br लेना है, HBr करस्पॉन्डिंग एसिड लेना है बस। तो ब्रोमाइड इस पूरे ग्रुप को निकाल देगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा, 100% होगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, रिएक्ट्स विद क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन विथ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। हो गया क्लियर, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, तो अब यहाँ पे लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन अब यहाँ थोड़ी कंडीशन चेंज होगी, इसको हम क्रिया करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडीन क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन, तो आयोडोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन निकलेगा। अब ये रिएजेंट है, कैटलिस्ट नहीं है। अभी तक हमने क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे थे कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, तो KCl, N2 निकल गया, KCl, ये KCl कंबाइन हो गया, यहाँ पर KCl हो गया ना कंबाइन, KCl, नाइट्रोजन इवॉल्व हो गया, वो देखो यहाँ से आ जाएगा KCl बन गया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म आयोडोबेंजीन विथ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। हो गया, तीन हो गए, ये बहुत आसान है। और ये आपको 13 चैप्टर में 13.6 का पार्ट भी कवर हो गया है, ठीक है ना। देख लीजिए वहाँ टेबल फॉर्म में, बच्चे परेशान हो गए तो इसलिए मैं डिटेल लिखा। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ब्रोमोबेंजीन, प्रिपरेशन आयोडोबेंजीन, तीनों करना है। और फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देख लीजिए जब भी आप डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे तो नाइट्रोजन 100% निकलता है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल निकलता ही निकलता है। तो ये डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन का, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पूरे प्रिपरेशन मेथड फिनिश्ड हो गए, अभी आपके पूरे मेथड्स हो गए कंप्लीट, बराबर है कि नहीं। अभी कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसे बेस्ड हमको MCQs देखने पड़ेंगे अब इसके। चलिए हो गया, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपके प्रिपरेशंस हो गए हैं पूरे। अभी कोई भी अगर कोई परेशानी आती है उसको क्या करो, पहले आप क्या काम कीजिए, तो मैंने आपको बोला है कि आपको रजिस्टर और पेन तैयार रखना चाहिए। लिख के देखिए, तो वहीं आपको समझ, लिखते मेरे वीडियो देखते देखते आधा वहीं समझ आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप कुछ आगे उसको रिपीट कर करके देखा करो, रिपीट कर करके देखो बार बार। इसको जब देखेंगे ना तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं, MCQs हम नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं, चलो बाय।